तो आज की हमारी चर्चा का विषय है हिमालय। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां आती हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक पूरी एक जीती जागती भौगोलिक कहानी है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो आज भी लिखी जा रही है। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विशाल पर्वत श्रृंखला बनी कैसे, इसे हम कितने अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे जीवन को, इस पूरे क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है टेक्टोनिक प्लेटों के एक महाटकराव से। अच्छा। और एक पूरे समुद्र के गायब हो जाने से, जिसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। तो आज हम हिमालय की एक यात्रा पर निकलते हैं। सफर तो दिलचस्प लग रहा है। तो शुरू करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, क्या सारे पहाड़ एक ही तरह से बनते हैं या इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यहीं से हिमालय की खासियत समझनी शुरू होती है। स्रोत के हिसाब से मोटे तौर पर पर्वत 3 तरह के होते हैं। ओके। पहले हैं वलित पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स। इन्हें ऐसे समझिए जैसे मेज पर रखे कागज को दोनों तरफ से दबाया जाए तो वो बीच से मुड़कर ऊपर उठ जाता है। अच्छा, जैसे सिकुड़न पड़ जाती है। बिल्कुल। जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं तो जमीन की परतें भी ऐसे ही मुड़ जाती हैं, और हिमालय इसका सबसे बड़ा और सबसे जवान उदाहरण है। जवान कुछ पहाड़ बूढ़े भी होते हैं। हाँ बिल्कुल। वलित पर्वत भी 2 तरह के हैं, हिमालय और एंडीज जैसे युवा वलित पर्वत जो भूवैज्ञानिक नजरिए से हाल ही में बने हैं, और दूसरे हैं पुराने वलित पर्वत जैसे भारत की अरावली श्रृंखला जो करोड़ों साल की धूप, हवा और पानी से घिसकर अब काफी छोटे रह गए हैं। समझ गए। और बाकी 2 प्रकार कौन से हैं? दूसरे प्रकार के पर्वत हैं ब्लॉक पर्वत, जो जमीन में दरारें पड़ने और किसी हिस्से के ऊपर उठने या नीचे धंसने से बनते हैं, जैसे हमारे विंध्य और सतपुड़ा। ठीक है। और तीसरे, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ज्वालामुखी पर्वत हैं, जो लावा और राख के जमने से बनते हैं, जैसे जापान का माउंट फ्यूजियामा। समझ गए। तो हिमालय एक युवा वलित पर्वत है। अब आते हैं उस समुद्र वाली कहानी पर। ये सुनने में ही किसी फिल्म जैसा लगता है कि जहां आज पहाड़ है वहां कभी समुद्र था। और ये कहानी हिमालय के दिल में बसी है। स्रोत बताते हैं कि करोड़ों साल पहले जहां आज हिमालय है, वहां टेथिस नाम का एक विशाल सागर था। टेथिस सागर? हाँ। दक्षिण से भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रही थी और उत्तर में यूरेशियन प्लेट से टकराने वाली थी। इस टक्कर से टेथिस सागर के तल में जमा करोड़ों साल का मलबा मिट्टी पत्थर, समुद्री जीवों के अवशेष, वो सब, उस पर जबरदस्त दबाव पड़ा। तो इसका ये हुआ कि जो समुद्री जीवाश्म यानी मरीन फॉसिल्स हमें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मिलते हैं, वे असल में उसी टेथिस सागर के हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सोचना ही कमाल है कि जो कभी समुद्र का तल था आज दुनिया की छत है। यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। वो पूरा मलबा मुड़कर और सिकुड़कर ऊपर उठता गया और धीरे धीरे हिमालय के रूप में खड़ा हो गया। वाह! लेकिन लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, वो टक्कर आज भी जारी है। भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है। 1 मिनट, क्या इसका ये है कि हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है? हाँ, हिमालय आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई पर्वत श्रृंखला है, कोई स्थिर पत्थर का ढेर नहीं। और शायद इसीलिए ये पूरा क्षेत्र भूकंप के लिहाज से इतना संवेदनशील है। बिल्कुल, ये लगातार हो रही भूगर्भीय हलचल ही इसका मुख्य कारण है। वाह, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। तो अब इस विशाल जीवित श्रृंखला को समझने के लिए इसे हिस्सों में कैसे बांटा जा सकता है? हाँ, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे उत्तर से दक्षिण की ओर 4 समानांतर परतों या श्रेणियों में देखना। 4 परतें? हाँ, कल्पना कीजिए कि आप तिब्बत से भारत की ओर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा ट्रांस हिमालयम। ट्रांस हिमालय? इसे पार करने पर आएगी हिमालय की मुख्य और सबसे ऊंची रीढ़, वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री, ठीक है। उसके दक्षिण में है लघु हिमालय या हिमाचल, और भारत के मैदानों में उतरने से ठीक पहले जो आखिरी पहाड़ी श्रृंखला मिलती है वो है बाहरी हिमालय यानी शिवालिक। चलिए, तो इस सफर में एक एक कर इन श्रेणियों को पार करते हैं। ट्रांस हिमालय, नाम से ही लगता है कि ये हिमालय के भी पार की दुनिया है। सही कहा। ये काफी हद तक एक ठंडा रेगिस्तान है। बारिश बहुत कम होती है क्योंकि ये मुख्य हिमालय के रेन शैडो एरिया में पड़ता है। अच्छा। इसमें 3 मुख्य श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख
और ज़ांस्कर। काराकोरम, ये नाम तो सुना है। हाँ, काराकोरम में ही दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 यानी माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, और सियाचिन जैसा विशाल ग्लेशियर भी। सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। बिल्कुल, जहां 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। और लद्दाख और ज़ांस्कर श्रेणियां, सिंधु नदी का जिक्र भी तो यहीं कहीं आता है ना? एकदम। सिंधु नदी इन्हीं दो विशाल श्रेणियों लद्दाख और ज़ांस्कर के बीच से बहती है और एक बहुत गहरी खाई बनाती है। ये नज़ारा अद्भुत होता है। ट्रांस हिमालय के बाद आता है वृहद हिमालय, यानी हिमाद्री, हिम का घर। नाम से ही लगता है कि अब हम असली दिग्गजों की बात कर रहे हैं। हाँ, अब हम दुनिया की छत पर पहुंच गए हैं। यहाँ जरूर एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां होंगी जिनका जिक्र स्रोत में है। एकदम सही। ये हिमालय की सबसे ऊंची और लगातार चलने वाली श्रृंखला है, जिसकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है। 6000 मीटर औसत ऊंचाई? जी हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, यही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी यहीं सिक्किम में है। और इनके अलावा भी कहीं होंगे? अनगिनत नंदा देवी, धौलागिरी, मकानू, और इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक एक तलवार की तरफ फैला हुआ है। इतनी ऊंचाई पर तो जीवन बहुत मुश्किल होगा। तो क्या ज्यादातर आबादी और जो हिल स्टेशन हम घूमने जाते हैं वो इससे नीचे वाली श्रेणी में है, लघु हिमालय में? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। वृहद हिमालय के ठीक दक्षिण में है लघु हिमालय। इसकी ऊंचाई कम है और यहाँ का मौसम ज्यादा अनुकूल है। अच्छा। इसीलिए हमारे ज्यादातर प्रसिद्ध हिल स्टेशंस शिमला, मसूरी, नैनीताल, धर्मशाला इसी श्रेणी में बसे हैं। और इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है ना? हाँ, जैसे कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार और उत्तराखंड में नाग टिब्बा। और खूबसूरत घाटियां भी तो यही हैं, जैसे कश्मीर घाटी। हाँ, कश्मीर की घाटी वृहद हिमालय और लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के बीच में ही बसी एक कटोरी जैसी है। इसी तरह हिमाचल की कुल्लू और कांगड़ा घाटियां भी यही हैं। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, मैदानों में उतरने से ठीक पहले शिवालिक। शिवालिक ये हिमालय के निर्माण में बना सबसे नया और सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ये कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं जो हिमालय के मलबे से बनी हैं। अच्छा, तो ये बाकियों के मुकाबले नए हैं? सबसे नए। और एक दिलचस्प बात यह है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो लंबी और चपटी घाटियां हैं उन्हें दून कहा जाता है। अच्छा, तो देहरादून का दून यहीं से आया है। ये तो एक भौगोलिक शब्द है, सिर्फ एक शहर का नाम नहीं। बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें ही पूरी तस्वीर को दिलचस्प बनाती हैं। हाँ, और जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो इन्हीं घाटियों को द्वार कहा जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल का द्वार क्षेत्र, जो चाय के बागानों के लिए मशहूर है। एकदम सही। ये उत्तर से दक्षिण का विभाजन तो समझ आ गया, ये एकदम सीधी साधी पड़ते हैं, लेकिन हिमालय तो पश्चिम से पूर्व तक इतना लंबा फैला है। इस विशाल विस्तार में जरूर क्षेत्रीय भिन्नताएं होंगी। हाँ, बिल्कुल होंगी। तो क्या इसे समझने का भी कोई तरीका हमारे स्रोतों में है? हाँ, और ये तरीका बहुत ही तार्किक है। भूगोलवेताओं ने इसे पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों के आधार पर बांटा है। नदियों के आधार पर? ये तो दिलचस्प है। हाँ, सिंधु और सतलुज नदी के बीच के हिस्से को पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है। सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। और आखिर में तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय है। ये नदियों के आधार पर विभाजन दिलचस्प है। क्या इसका मतलब ये है कि कुमाऊं हिमालय की संस्कृति और वनस्पति पंजाब हिमालय से काफी अलग होगी, क्योंकि वे अलग अलग नदी प्रणालियों के बीच बसे हैं? आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। हर क्षेत्र की अपनी अलग वनस्पति, अपनी अलग संस्कृति और अपनी अलग भूवैज्ञानिक बनावट है। ये विभाजन हमें हिमालय की क्षेत्रीय विविधता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो हमने हिमालय को परतों में भी देख लिया और टुकड़ों में भी, लेकिन इन विशाल दीवारों को पार करने के रास्ते भी तो होंगे। मेरा मतलब है दर्रे, पासेस। दर्रे ये सिर्फ रास्ते हैं या इनका कोई बड़ा महत्व भी है? दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और व्यापार के गलियारे हैं। ये घाटियों को जोड़ते हैं, देशों को जोड़ते हैं और कभी-कभी तो भू राजनीति भी तय करते हैं। कोई एक ऐसा दर्रा बताइए जिसकी कहानी दिलचस्प हो। तो सिक्किम में नाथुला को देखिए। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये इतिहास का गलियारा है। सिल्क रूट वाला? हाँ, यह प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा था, जहां से सदियों तक भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता रहा।
1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। अच्छा, फिर दशकों बाद 2006 में जब इसे दोबारा खोला गया तो ये भारत और चीन के बीच सुधरते रिश्तों का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। तो दर्रे सिर्फ भूगोल नहीं, भू राजनीति भी तय करते हैं। ये तो वाकई बहुत गहरा मतलब है। और कोई उदाहरण? हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा, ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति की ठंडी रेगिस्तानी घाटी से जोड़ता था, लेकिन सर्दियों में बर्फबारी के कारण 6 महीने बंद रहता था। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या थी। अब इसके ठीक नीचे अटल टनल बन गई है, जो हर मौसम में कनेक्टिविटी देती है। ये दिखाता है कि कैसे इंसान ने टेक्नोलॉजी से इन भौगोलिक चुनौतियों का हल निकाला है। और एक अरुणाचल प्रदेश के दर्रे का भी जिक्र था, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है। हाँ, यांग्याप दर्रा, जहां से विशाल ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरा गॉर्ज बनाकर भारत में प्रवेश करती है। वो नज़ारा ही अपने आप में एक कहानी है। तो हम अपनी यात्रा में पश्चिम से अब पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। वहां की पहाड़ियां, जिन्हें पूर्वांचल कहते हैं, उनकी क्या कहानी है? क्या वे मुख्य हिमालय से अलग हैं? वे हिमालय का ही विस्तार हैं, लेकिन एक दिलचस्प मोड़ के साथ। मोड़? नामचा बरवा के पास हिमालय अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली कई पहाड़ियों की श्रृंखला बनाता है। इन्हें ही पूर्वांचल कहते हैं। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? इसमें पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो, जिसे लुशाई पहाड़ियां भी कहते हैं, वो सब शामिल हैं। इस क्षेत्र में जरूर कुछ अनोखा होगा। स्रोत में किसी खास चीज का जिक्र है? हाँ, और वो सचमुच अनोखा है। मणिपुर में दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है, लोकटक झील। तैरती हुई झील? हाँ, यहाँ वनस्पति और मिट्टी के तैरते हुए द्वीप हैं, जिन्हें फुमडी कहते हैं। और इन्हीं में से एक द्वीप पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लामजाओ भी है। एक तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन मुझे लगता है कहानी में एक और मोड़ आने वाला है। बिल्कुल। पूर्वांचल के ठीक पश्चिम में मेघालय में 3 प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। हाँ, सुना है। देखने में ये पूर्वांचल का ही हिस्सा लगती हैं, लेकिन भूवैज्ञानिक रूप से ये हिमालय का हिस्सा है ही नहीं। क्या? तो फिर वो किसका हिस्सा है? वे असल में दक्षिण भारत के प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार? मतलब वो दक्कन का पठार वाला हिस्सा? हाँ, वही। करोड़ों साल पहले जब गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बना तो पठार का ये पूर्वी हिस्सा मुख्य पठार से कटकर अलग हो गया। तो आज हमने हिमालय की एक शानदार यात्रा की। हमने समझा कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि एक गतिशील भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा है जो आज भी चल रही है। बिल्कुल। हमने उत्तर से दक्षिण इसकी 4 समानांतर श्रेणियों को पार किया और फिर पश्चिम से पूर्व इसकी क्षेत्रीय विभाजन को नदियों के जरिए समझा। और हमने ये भी देखा कि कैसे दर्रे सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति के सूत्रधार हैं। ये वास्तव में एक जटिल और आकर्षक प्रणाली है। सही बात है। कश्मीर की केसर वाली करेवा मिट्टी से लेकर मणिपुर की तैरती हुई झील तक, हिमालय अपने आप में अनगिनत कहानियां और भौगोलिक विशेषताएं समेटे हुए है। यह सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि भारत की जलवायु, नदियों और संस्कृति को आकार देने वाली एक जीवनदायिनी शक्ति है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि अभी जिक्र हुआ, स्रोत में ये बताया गया है कि पूर्वोत्तर में स्थित गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां अपने पड़ोसी हिमालय पहाड़ों के बजाय दक्षिण भारत के प्राचीन पठार का हिस्सा हैं। ऐसा क्यों है? एक ही क्षेत्र में मौजूद पहाड़ों की भूवैज्ञानिक विरासत इतनी अलग कैसे हो सकती है? ये सवाल हमें भारतीय उपमहाद्वीप की अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक पहेली के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।